हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सपोज ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स हैं, मान लिया m1 मास का है, m2 मास एंड m3 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग मास के। इनके पोजीशन वेक्टर मान लिया, सपोज m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 और m3 का पोजीशन वेक्टर r3 एंड सो ऑन। इनके सेंटर ऑफ मास जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r। तो टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3। ये टोटल मास इज assumed टू एक्ट एट सेंटर ऑफ मास। तो जो पोजीशन वेक्टर हम देख चुके हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 r1 प्लस m2 r2। मास को, पर्टिकुलर मास को उसके जो है पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और उनको सबको ऐड कर दें, और जो टोटल मास है उससे हम डिवाइड कर दें, तो ये आता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। या हम लिख सकते हैं m r वेक्टर होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 वेक्टर। अब बोथ साइड्स को हमने डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m dr, इसको हम d बाई डी टी कर दें, और इस पूरे को भी हमने d बाई डी टी कर दिया है। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन। ये आता है m dr वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू m1 dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 dr2 वेक्टर अपॉन dt प्लस m3 dr3 upon dt and so on. This is velocity of center of the mass। इसको हम अगर v वेक्टर से डिनोट करें तो this is velocity of particle whose mass is m1 mv1 m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so on। अब इस इक्वेशन का फिर से हम डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी, d बाई डी टी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। m dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस m3 dv3
अपॉन dt एंड सो ऑन। ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करें। ये है एक्सेलरेशन ऑफ m1 मास पार्टिकल, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस, सपोज जो पार्टिकल m1 है इस पे इंटरनल फोर्स स्मॉल f, एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल f और इंटरनल फोर्स कैपिटल F1 लगी है। मान लिया F1 इंटरनल फोर्स और F2 इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, F1 एक्सटर्नल फोर्स एंड F2, F1 जो है कैपिटल F1 इंटर एटॉमिक फोर्स लगी है। इसी तरह से पार्टिकल सेकंड पर F2 एक्सटर्नल फोर्स एंड F2 ये इंटरनल फोर्स है, और थर्ड पे है स्मॉल f3 एक्सटर्नल प्लस f3 इंटर एटॉमिक फोर्स है। तो ma बिकम्स f1, एक्सटर्नल फोर्सेस हमने एक ब्रैकेट में कर दी और इंटरनल फोर्सेस दूसरे ब्रैकेट में कर दी। जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो म्यूचुअल एक दूसरे पे लगाते हैं, इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं, तो उनका जो वेक्टर सम होता है वो जीरो हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन प्लस जीरो। ये मान लिया, इसको हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स को अब F से लिखें, F एक्सटर्नल। M में जो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स। इफ F external is 0, तो ma will be 0, a होता है dv by dt is equal to 0, या dv vector by dt is equal to 0, it or v is constant। यदि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इट मीन्स कि वेलोसिटी अगर वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जो है नेट वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो रेस्ट में ही रहेगा, और सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी, अगर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर वो कांस्टेंट ही रहेगी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है। लीनियर मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सपोज ये कुछ पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3, ये पोजीशन वेक्टर मान लिया r3 r2 r1, और जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर वो कैपिटल R है, और यहाँ मास एक्ट करेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो। तो m r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने, m dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt
प्लस m2 dr2 अपॉन dt एंड सो। ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो एम वी इज इक्वल टू m1 v v1 प्लस m2 v2 प्लस सो। बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन कर दें हम। इसको जो है, ये है मास इनटू वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम p1, m1 मास के जो पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम, एंड p3 एंड सो। इस तरह से लीनियर मोमेंटम सभी पार्टिकल्स का, अलग अलग पार्टिकल का अगर वेक्टर सम कर दें तो वो जो है सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम होगा। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू t d बाई डी टी। ये p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो। ये हो जाएगा dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt प्लस dp3 अपॉन dt। ये है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हुज मास इज m1, ये सेकंड में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये थर्ड का है। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स, मान लिया F1 F2 एंड F3 एक्सटर्नल फोर्स हैं। ये पार्टिकल m1 मास पे, ये m2 मास पे और ये m3 मास पे। तो dp अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स dp अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to external force on the system. If F external is 0, then dp upon dt is equal to 0 या p is constant। अगर सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। कुछ एग्जाम्पल है मोशन ऑफ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। जैसे हमारा रेडियन जो डिसइंटीग्रेट होता है वो Rn और अल्फा पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर रेडियम रेस्ट में है और यहाँ मतलब रेस्ट में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर बना रहता है। वही जो सेंटर ऑफ मास Ra का होगा वही Rn और He का कॉमन होगा। इट मीन्स कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस तरह से मूव करेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास इसी पर्टिकुलर पॉइंट A पर ही स्थिर रहे। ये मान लिया Rn, ये He। अगर ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप ये इस तरह से भी जा सकते हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन ही होगी। इधर मान लिया Rn, ये He, अगर इस तरह से जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये Rn और मान लिया इधर को He, अगर वो रेस्ट में है। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है, मूवमेंट है, किसी भी वेलोसिटी से इधर को जा रहा है और यहाँ पर जाकर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है ये v वेलोसिटी से, तो सेंटर ऑफ मास भी, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल
एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, तो सेंटर ऑफ मास इसका मतलब v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये v वेलोसिटी से चल जो He और Rn में कन्वर्ट होगा, तो उनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इनका डिसइंटीग्रेशन इस तरह से, डिसइंटीग्रेशन के बाद इनकी वेलोसिटी इस तरह से होगी कि इनका सेंटर मास v वेलोसिटी से ही मूव करे सेम डायरेक्शन में। अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, मान लिया एक प्रोजेक्टाइल है, उसका ये पाथ है, कोई ए प्रोजेक्टाइल है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स लगी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उतनी ही जो फोर्स, जितनी फोर्स इस पे लगी है उतनी ही फोर्स उन पार्ट्स पे लगेगी। इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है चेंज नहीं हो रही है, सेम है, तो उनका जो पार्ट्स होंगे इसके, उनका सेंटर ऑफ मास भी इसी के अलोंग, इसी पाथ के अलोंग मूव करेगा। अगर ये कुछ पार्ट्स में टूट जाता है, मान लो 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो 1 2 3 का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास path of center of mass of part 1 2 3 वो होगा सेम एज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वही इनका भी, तीनों का पाथ सेम होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मान लिया दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट हमने स्टडी, और ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्मॉल ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी इज स्मॉल बी। तो जो डॉट प्रोडक्ट हमने स्टडी किया है वो होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये स्केलर क्वांटिटी आती है, लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर सी आता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा और एक सम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सी की ओर होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी की डायरेक्शन ऑफ सी सबसे पहले तो ये जो है, जो ए और बी जिस प्लेन में होंगे ये उनके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग वेक्टर ए एंड बी। अब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वो अपर साइड में भी हो सकता है और लोअर साइड में हो सकता है। इसको चेक करने के लिए हम दो मेथड है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दो रूल की सहायता से हम ये देखेंगे कि ये अपर साइड में होगा, लोअर साइड में होगा। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी,
ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर into magnitude of B vector into sine of smaller angle between vector A and B। जो A और B के वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल होगा उसके साइन की, और दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। इस तरह से डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हम इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हम ए और बी की ए क्रॉस बी करें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगा टू द प्लेन consisting A and B। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें B क्रॉस A करें तो ये होगा डाउनवर्ड टू द प्लेन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये अपवर्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। टू द प्लेन consisting vector A and B। It means कि A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। A क्रॉस B is equal to माइनस B क्रॉस A। अब दो वेक्टर्स के हम मल्टीप्लाई करें। सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर B इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई j इंटू आई आई इंटू जे आएगा। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। अगर हम i कैप इंटू आई कैप करें, इनके बीच का एंगल आई आई जीरो होगा, ये होगा 1 इंटू 1 साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू के कैप इंटू के कैप। आई कैप और इनकी आपस में ही सेम यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो होगा। अगर हम आई कैप इंटू जे कैप करेंगे तो वो आएगा के कैप, जे कैप इंटू के कैप होगा आई कैप, और के कैप इंटू आई कैप होगा जे कैप। और अगर उल्टा कर दें हम, जे कैप इंटू आई कैप होगा माइनस के कैप, और
आई कैप इंटू के कैप होगा माइनस जे कैप, और के कैप इंटू जे कैप होगा माइनस आई कैप। इन वेक्टर्स को हम याद रख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, और ये जेड। इधर को आई कैप, ये जे कैप एंड के कैप। ये हमने इस तरह से सर्किल पर देखा। ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप इंटू जे कैप विल बी थर्ड के कैप, आई कैप इंटू जे कैप विल बी थर्ड का पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से जे कैप इंटू के कैप वाई कैप के बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह से जे कैप इंटू आई कैप, दिस इज आई कैप, और के कैप इंटू आई कैप, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये जे कैप के बराबर होगा। मतलब दो की मल्टीप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, थर्ड के इक्वल होगा। सीरियली जे आई इंटू जे के, जे इंटू के आई के इंटू आई जे के। लेकिन अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें मल्टीप्लाई, तो जे इंटू आई इज इक्वल टू माइनस के, आई इंटू के इज इक्वल टू माइनस जे, के इंटू जे इज इक्वल टू माइनस आई। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी देख सकते हैं। अब हम जो हमने लिया था ए क्रॉस बी, वो होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। x1 x2 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस y1 x2 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस z1 x2 के कैप इंटू आई कैप प्लस x1 y2 आई कैप इंटू जे कैप प्लस y1 y2 जे कैप इंटू जे कैप प्लस z1 y2 के कैप इंटू जे कैप प्लस x1 z1 z2 आई कैप इंटू के कैप प्लस y1 z2 जे कैप इंटू के कैप प्लस z1 z2 के कैप इंटू के कैप। तो जो i इंटू आई कैप इंटू आई कैप 0, जे कैप इंटू जे कैप 0 एंड के कैप इंटू के कैप 0, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो बचेगा हमारे पास y1 x2 जे कैप इंटू आई कैप प्लस z1 x2 के कैप इंटू आई कैप प्लस x1 y2 आई कैप इंटू जे कैप प्लस z1 y2 के कैप इंटू जे कैप प्लस x1 z2 आई कैप इंटू के कैप प्लस y1 z2 जे कैप इंटू के कैप। तो j इंटू आई, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, -1। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं तो ये y1 x2 के कैप, k इंटू आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो z1 x2 जे कैप
फिर आई इंटू जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा x1 y2 k कैप। फिर z1 k इंटू जेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस का होगा, माइनस z1 y2 आई कैप। आई इंटू के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस x1 z2 जे कैप। और ये जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस का होगा, y1 z2 आई कैप। आई कैप वाले एक साथ कर लिए हमने, आई कैप y1 z2 माइनस z1 y2 प्लस जे z1 x2 माइनस x1 z2 प्लस के x1 y2 माइनस y1 x2। इसको हमने y1 z2 माइनस z1 y2 माइनस जे बाहर लेके ये हो जाएगा x1 z2 माइनस z1 x2 प्लस के कैप x1 y2 माइनस y1 x2। ये हमारा a क्रॉस b आ जाता है। ये पूरी फिगर जो है इक्वल होगी एक मैट्रिक्स के, वो मैट्रिक्स होगा आई कैप जे कैप के कैप x1 y1 z1 x2 y2 z2। सबसे पहले हमने आई जे के लिखा है, फिर जो ए है हमारा, उसके जो है आई का मल्टीप्लायर जो है x1 y1 z1, जे का मल्टीप्लायर और के का, ये ए के लिखे हैं और ये फिर बी के हैं। इसको जो ओपन करते हैं, आई के लिए प्लस, जे माइनस और के प्लस, तो सबसे पहले, और उसके बाद हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ये मान लो टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, माइनस का चिन्ह 3 4 1 2 3 4, यानी कि 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4, ये इसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आई, हमें जो आई का जिस लाइन में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ते हुए जो बाकी बचा है उसको 1 2 3 4 करेंगे हम। आई का ये लाइन छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, तो y1 x2 y1 z2 माइनस y2 z1। फिर जे के लिए माइनस, उसी तरह से 1 2 जे छोड़ देंगे जिसके कॉलम में और जिस लाइन में, x1 z2 माइनस z1 x2। फिर के पॉजिटिव, उसी तरह से 1 2 लाइन और कॉलम छोड़ते हुए x1 y2 माइनस y1 x2। इस तरह से ये जो है ये सेम आ जाता है जो ये है। तो हम जो है इसको याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लायर इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हम निकालना चाहें कि आई क्रॉस जे, जो हमने अभी निकाला है वो होता है, मान लिया वो जो हमने अभी देखा है के, इस तरह से हम जो मैट्रिक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, मैट्रिक्स के अनुसार मल्टीप्लाई करके। अगर इसको वेक्टर को आई को हम लिखें 1 इंटू आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, क्रॉस जे को लिखें 0 आई प्लस 1 जे प्लस 0 के। इनकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अनुसार करेंगे तो आई जे एंड के लिखेंगे। इसके फिर कोफिशिएंट 1 0
0 0 1 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, आई को छोड़ के 1 2, लाइन और कॉलम को छोड़ के 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, फिर जे के लिए माइनस, लाइन और कॉलम छोड़ दें, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, फिर के लाइन कॉलम छोड़ के 1 इंटू 1 प्लस ये माइनस 0 इंटू 0, ये आ जाता है आई इंटू 0 प्लस ये माइनस जे इंटू 0 प्लस के, तो ये वैल्यू आ जाती है के। इस तरह से आई इंटू जे इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, आई इंटू जे इज इक्वल टू के। अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज 1/√3 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप 1/3 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप 1/√3 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप 1/√3 i कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस के कैप। परपेंडिकुलर टू द बोथ, जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है वो जो जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स कि हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर है हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये जो है मान लिया सी वेक्टर आता है, ये होगा मैट्रिक्स आई जे के 2 1 1 एंड 1 माइनस 1 2 2 1 1 1 माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो सी वेक्टर होगा आई कैप 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस जे, लाइन और कॉलम छोड़ के 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस के, लाइन और के कैप लाइन और कॉलम छोड़ दें, 2 इंटू माइनस 1 इंटू 1। तो सी वेक्टर आता है हमारा आई कैप 3 2 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस जे आता है 4 माइनस 1 प्लस के माइनस 2 माइनस 1, तो ये 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब इसका जो है हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 का अंडर रूट 3√3। यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर, तो सी का यूनिट वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर ऑफ सी कैप वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। वेक्टर सी है 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप अपॉन 3√3। 3 कॉमन, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3√3। 3 से 3 क्रॉस हो गया, 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप।
this is unit vector that is perpendicular to A and B. The correct option, first is a correct option. अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ द फोर्स. थैंक यू.